नमस्कार, डीवी लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का जो इस वक्त डीवी लाइव महाराष्ट्र देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त ना सियासत गरमाई हुई है। संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त जो एक मुद्दा सुर्खियों में वो है ईवीएम का। लगातार विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है। एक ही मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में नजर आ रहा है, वो है ईवीएम। ईवीएम को लेकर जो विपक्ष ने अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर दी है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम के जरिए, क्योंकि जिस तरीके के महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े करते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है, उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। और इस बीच उद्धव ठाकरे जो है, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से धांधली हुई है, जिन जिन मतदान केंद्रों पर उनको शक है कि धांधली हुई है, वहां पर 5% वीवीपैट के जरिए रिकाउंटिंग की जो याचिका है वो दाखिल की जाएगी। उन्होंने जो हारे हुए उम्मीदवार है इनको आदेश भी दे दिया और उसी के मद्देनजर आज जो है शिवसेना की एक बैठक भी हुई। इस बैठक में इस पर चर्चा की गई और बहुत जल्द ही जो है ये चुनाव आयोग को शिकायत भी की जाएगी और रिकाउंटिंग की जो है वो अपील की जाएगी। इस बीच संजय राउत ने भी एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, उनको भारी बहुमत मिला है महाराष्ट्र में। बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट को इतना बहुमत मिला है जिसे हम कहते हैं कि पांचवी बहुमत, शैतानी बहुमत। फिर भी 6-7 दिन हो गए, मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बन पा रही है। उसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? दर दिन एक नई खबर आ रही है। कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा, कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा। 26 तारीख को राज्य के विधानसभा की मुदत खत्म हो गई। हमें कहा गया था, जब हमें सरकार बनाने का हमें एक आशा लग रही थी, तो हमें कहा गया था 26 के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्या? तो अभी लगाइए राष्ट्रपति शासन। संजय राउत ने यह साफ कर दिया है कि महायुति को जीत तो मिल गई है लेकिन सीएम अभी तक तय नहीं हो पाया है। इस बीच जो मुद्दा है वो यही है कि ईवीएम के जरिए धांधली की गई है। जो चुनाव नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं। और एक ही बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके के आंकड़े कैसे सामने आ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ने इसकी कल्पना नहीं की थी। हालांकि सत्ता पक्ष को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरीके के नतीजे सामने आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के नतीजे देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। इसको लेकर शरद पवार ने भी हाल ही में एक बयान दिया कि वो चाहते हैं कि दोबारा से रिकाउंटिंग कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके के जो आंकड़े सामने आए हैं वो कई बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। और संजय राउत के साथ साथ और भी कई नेताओं ने सवाल उठाए। अब उद्धव ठाकरे का भी बयान आ गया। उन्होंने कह दिया कि दोबारा से जो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और इसको लेकर जो विपक्ष है उसने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर भी दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग पर भी, ईवीएम को लेकर भी कई बड़े आरोप लगा रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आर पार के मूड में नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ईवीएम का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और नतीजे वाले दिन से ही विपक्ष इस चीज को लेकर तैयार था। और नतीजों से पहले ही, जब हरियाणा के नतीजे आए थे, तभी से ही विपक्ष ने इसको लेकर अपनी कमर कस ली थी कि अगर महाराष्ट्र में कुछ भी ऊंच नीच दिखाई दी या ऐसा लगा कि जिस तरह से नतीजे आने चाहिए वैसे नतीजे नहीं आए हैं, तो फिर विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। और वो ही चीज दिखाई दे रही है। जिस दिन से नतीजे आए हैं उस दिन से लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम में धांधली हुई है, काउंटिंग सेंटर्स पर धांधली हुई है, चुनाव आयोग ने धांधली की है। तमाम तरह की चीजें लगातार सामने आ रही हैं। और अब इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले संजय राउत ने एक अभियान के, एक आंदोलन की बात की थी। लगातार जितने भी नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान आया है, जहां वो तालकटोरा स्टेडियम में संविधान सम्मेलन को लेकर गए हुए थे, क्योंकि कल 75वां संविधान दिवस था। उसके उपलक्ष्य में तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम था जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। और वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि अब देशव्यापी एक आंदोलन चलाया जाएगा, एक अभियान किया जाएगा। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसी तरह से पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होगा और उसके बाद पूरे देश भर में एक अभियान चलाएंगे। और अब हमारी मांग है कि सिर्फ जो चुनाव है या जो मतदान है वो सिर्फ बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम को अब बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर ये मांग नहीं सुनी गई तो इसके खिलाफ भी विपक्ष एक आंदोलन करेगा।
जो बिल्कुल जो एमवीए है वो इस वक्त बिल्कुल भी शांत नहीं बैठा है, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं विपक्ष कहीं ना कहीं उन नतीजों को पचा नहीं पा रहा है और जो नतीजे आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। और जिसको लेकर विपक्ष ने एक आंदोलन की तैयारी कर रही है, वो बड़े आंदोलन की तैयारी में, और ये बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है, विपक्ष सड़कों पर उतर सकता है। और इस बीच एक खबर ये भी आई है कि जो मनसे नेता है राजेश येरुनकर, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के 4 सदस्य हैं और उनको सिर्फ 2 ही वोट मिले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या कुछ कहा है मनसे नेता ने, सुनवाते हैं। बाहेर जाऊन देणार नाही, अख्खी ताकद लावू मनसेच्या भीते. शांत साहेब आहेत ना, शांत, त्याच्यामुळे आम्ही शांत आहोत. अतिशय लोकशाहीला कलंक आहे आणि आम्हाला दुर्दैवी वाटतं जिथे जिथे आम्हाला जिथे आम्ही राहतो त्या ठिकाणी 2-2 जास्त आता मत मला वाटतं हे तुम्ही एक्सप्लेन जर केलं तर बरोबर एक्सप्लेन करतात चला एक्सप्लेन करे असं थोडी होते की एकाच्या घरात 10-20 मतदानाची कुठे गेली पीपीएच्या शाळा आहे तिथे आमचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे कार्यालय तिथे फक्त 5 मतं लोक स्वतः बोलले यावर्षी की आम्ही मनसेला दिलेलं मतं, मग तिथे फक्त 5च करून आम्हाला सांगलं सगळं. जनकल्याण नगर मध्ये मनीषा चौधरीला काय कॅम्पेन करायला नाही दिले, तिथे फक्त लीड कसं काय येतात त्यांचं. आणि आपल्या शिवसेने लोकांनी पण मनसेला मतदान केलं, ते मतं गेले कुठे. आणि यांच्याकडे काय रेस केलं तर डायरेक्टली बोलतात तुम्ही गप्प बसा, आम्ही बरोबर टोटल तुम्ही मॅच करा, बरोबर आहे. हे कुठेतरी आम्हाला जस्टिस पाहिजे. हे असं होत असेल तर काही यूज नाहीये. माझं ना आव्हान आहे, सोशल मीडियामध्ये खूप पॉवर आहे. जेवढी पॉवर आज प्रेसमध्ये, प्रिंट मीडियामध्ये, इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये पण नाही, ती पॉवर सोशल मीडियामध्ये. लेट द पीपल नो व्हॉट इज गोइंग ऑन हिअर, व्हॉट इज गोइंग ऑन विथ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. लेट द पीपल नो नाव. ज्यांना कसं माहिती की आम्हाला एवढेच मिळणार आहेत करून, म्हणजे आम्हाला एवढी मतं मिळणार आहेत करून. आधीपासून सेकंड राऊंडला त्यांनी सांगितलं 6,000 लीड पुढे, 10,000 लीड पुढे. कसं काय लीड पुढे त्यांना, लीड त्यांची कशी काय पुढे. आणि स्वतःहून पण आम्हाला 450 मिळणार, आम्हाला 300 मिळणार, आम्हाला 200. भाजपचे एजंट स्वतःच सांगतात की लीड पुढे, 10,000 लीड पुढे. काय मेहनत केलं, किती अतिशय दुर्दैवी लोकशाहीला कलंक आहे. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी वर्कआउट केलेलं. तर मी स्वतःच सांगितलं की तिथे बसून का उपयोग आहे, आम्हाला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करतात. त्यापेक्षा म्हटलं आपण बाहेर पडूया. आणि जे घडलंय सगळं ते चुकीचं आहे, लोकशाहीला कलंक आहे. त्यामुळे आम्ही या फेसबुकच्या माध्यमातून पुढे आलो. त्याचं कारण की लोकांना कळू द्या की नेमकं काय घडते आतमध्ये ते. त्यामुळे नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो मनसे नेता ने ये साफ साफ कह दिया है, कहीं ना कहीं आरोप लगा दिया है साफ कि उनके घर में 4 सदस्य हैं और लेकिन उन्हें जो वोट मिले हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। और ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग इसको लेकर घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पहले ऐसी खबर नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की कई खबरें सामने आ चुकी हैं, इस तरीके के वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें इस तरीके के कई आरोप निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े होते हैं। अंशिका, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा आंचल, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के नेता की तरफ से इस तरह का आरोप लगाया गया है, वहीं से ठीक एक दिन पहले एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता का भी इस तरह का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में 32 लोग हैं लेकिन उन्हें वोट सिर्फ 4 या 6 ही मिले हैं। तो ये कैसे संभव है कि उनके परिवार के लोगों ने ही उनको वोट नहीं दिया। तो ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। ये इस तरह का अब विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। और चुनाव आयोग सवालों में सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं है, कई ऐसे मामले पूरे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान देखने को मिले हैं जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा विनोद तावड़े, बीजेपी नेता, आपको अगर याद होगा आंचल, बहुत ज्यादा वीडियो उनका वायरल हुआ था चुनाव से एक दिन पहले। जी, चुनाव मतदान से एक दिन पहले उनका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिस पर सवाल उठे थे और उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है, वीडियो को लेकर यह दावा किया गया था कि उसमें वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान से पहले पैसे बांटने की जो ये खबर आई, ये बड़ी बात है और बाकायदा वीडियो आया, लेकिन अभी तक उस पर कोई खास कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। और ये सिर्फ एक ही मामला नहीं था, इसके अलावा नागपुर से भी चांदी पकड़ी गई थी, कैश पकड़ा गया था, बहुत सारी चीजें पूरे चुनाव के दौरान सामने आती रही लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब खबर ये आ रही है कि जो पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे थे, बीजेपी ने उन विनोद तावड़े को बिहार चुनाव की तैयारियों में लगा दिया और चुनाव प्रभारी बता दिया है, तो बना दिया है। तो अब ये बड़ी बात है कि यहाँ पर जो
क्या उनको भी बिहार चुनाव को सेट करने के लिए भेजा गया है? ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में मामला सेट करने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी और इसी तरह से अब उन्हें बिहार में जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जाइए और वहां पर मामला संभालिए। तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करती हैं कि आखिर चुनाव आयोग इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर एक्शन लेता, चुनाव आयोग जांच करता, एक्शन लेता, तो शायद कोई ये जो अब बीजेपी ने फैसला लिया है विनोद तावड़े को लेकर ये नहीं ले पाता, क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी बनाकर बिहार की उन्हें इनाम दिया गया है कि वो जो काम करने के लिए उन्हें महाराष्ट्र में भेजा गया था उन्होंने वो काम कर दिया और नतीजे आ गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इतना गंभीर आरोप है विनोद तावड़े पर, उस बीच में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना, किसी दूसरे चुनावी राज्य में चुनाव प्रभारी बनाकर भेज देना, ये बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी जो उस वीडियो को लेकर चीजें सामने आई। अब इसके अलावा महाराष्ट्र में यहां देख सकते हैं कि ये जो तमाम चीजें हैं ये एनडीए सरकार की मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। एनडीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग पर। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी की टेंशन इस वक्त सीएम फेस को लेकर भी बनी हुई है। इधर से आप समझ सकते हैं कि जिस दिन से नतीजे आए हैं उसके बाद से ईवीएम का मुद्दा तो सुर्खियों में है ही, विपक्ष उस मुद्दे पर शांत बैठने को राजी नहीं है, आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने यह भी कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने उसकी मांग नहीं मानी तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसे कि विपक्ष ने इस तरह से बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। अब बीजेपी विपक्ष की वजह से परेशान है और इधर अब उसके अपने ही खासकर शिंदे गुट उसकी टेंशन को बढ़ा रहे हैं सीएम फेस को लेकर, जिसको लेकर लगातार जो है घमासान इस वक्त मचा हुआ है। जी बिल्कुल, सीएम फेस को लेकर महायुति में घमासान मचा हुआ है। बम्पर जीत हासिल करके महायुति ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन जो जीत के बाद की प्रक्रिया थी सरकार गठन की वो होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर तीनों ही जो दल हैं, बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी, दावेदारी पेश कर रहे हैं अपने अपने सीएम बनाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से इस चीज को लेकर घमासान मचा हुआ ये देखने वाली बात है। और इस वक्त अगर अजीत पवार की बात की जाए तो अजीत पवार हालांकि फडणवीस के नाम पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन वही शिंदे की बात की जाए तो शिंदे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और शिंदे का एक बयान भी सामने आया था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से एक बड़ी अपील करते हुए कहा था कि अगर आप सीएम की रेस में मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक नारा दीजिए कि एकनाथ है तो सुरक्षित है, जो कि पीएम ने एक नारा दिया था हाल ही में, एक है तो सेफ है, उसके विरोध में कहीं ना कहीं दिया गया है शिंदे की तरफ से। और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कार्यकर्ताओं से कि अगर आप मुझे सीएम बनते देखना चाहते हैं तो इस तरीके के नारे दीजिए, लेकिन जो मेरा घर है वर्षा नाम से जो उनका घर है उनके बाहर जो है वो वहां पर प्रदर्शन ना करें, वहां पर विरोध ना जताएं। और उन्होंने ये कहा कि सरकार तो बनेगी, महायुति की ही बनेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और इसी को लेकर कई और नेताओं के भी बयान सामने आए। संजय राउत ने भी इस पर मतलब बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महायुति में रार छिड़ गई है, सीएम फेस को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। तो क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, सुनवाते हैं। देखिए, उनको भारी बहुमत मिला है महाराष्ट्र में। बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट को इतना बहुमत मिला है जिसे हम कहते हैं कि पांचवी बहुमत, शैतानी बहुमत। फिर भी 6-7 दिन हो गए, मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बन पा रही है। उसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? दर दिन एक नई खबर आ रही है, कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा, कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा। 26 तारीख को राज्य के विधानसभा की मुदत खत्म हो गई। हमें कहा गया था, जब हमें सरकार बनाने का हमें एक आशा लग रही थी, तो हमें कहा गया था 26 के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्या? तो अभी लगाइए राष्ट्रपति शासन। तो संजय राउत ने ये साफ कर दिया है कि महायुति में इस वक्त जो है सीएम फेस को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो है शिवसेना शिंदे गुट के नेता जो हैं संजय शिरसाट, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने बोला कि शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम बनना चाहिए, जो बीजेपी है उनको शिंदे को सीएम बनाना चाहिए। और एक सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि चुनाव से पहले जो है शिंदे गुट से वादा किया गया था कि सीएम जो है उन्हीं का होगा। इस पर कहीं ना कहीं घमासान छिड़ा हुआ है, रार देखने को मिल रही है।
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अंशिता? जी बिल्कुल, सीएम फेस को लेकर बीजेपी इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि वो ये भी जानती है कि बिना शिंदे के उनका काम भी नहीं चल सकता, और शिंदे को अगर बनाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस इस बार बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि लगातार अगर दूसरी बार सत्ता में आ पाई है बीजेपी तो इसके लिए पीछे जो मेहनत की है वो देवेंद्र फडणवीस ने ही की है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही वो शिवसेना को तोड़ने में कामयाब हुई थी और सत्ता में आकर बैठी थी। उस समय तो संभाल लिया था उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस को मना लिया था बीजेपी आला कमान ने, लेकिन इस बार वो नहीं मानेंगे, ये बात तय मानी जा रही है। वहीं अगर शिंदे की बात की जाए तो शिंदे की अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो उतनी जरूरत नहीं है बीजेपी को इस बार। बीजेपी बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 12-13 जो विधायकों की उसको जरूरत है और वो बहुत आसानी से हासिल कर लेगी, तो इस बार उन्हें शिंदे की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी शिंदे उनकी मजबूरी बने हुए हैं, क्योंकि शिंदे को अगर साइडलाइन किया तो उद्धव एक बार फिर मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि उद्धव के पास ये मुद्दा होगा जब बीएमसी चुनाव अभी होने होंगे तो बीएमसी चुनावों में उद्धव सैनिकों को एकजुट करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो ये दिखा देंगे, ये मैसेज पहुंचा देंगे कि देखो शिव सैनिक जो एकनाथ शिंदे हैं वो उधर गए और उनके साथ बीजेपी ने धोखा कर दिया। तो शिंदे को अगर सीएम नहीं बनाया जाता है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी, और बीजेपी को बीएमसी चुनाव हर हाल में जीतना है, जो अब कभी भी हो सकता है, जैसे बीजेपी इतने समय से पहले ही टालती चली आ रही है। और बीएमसी को लेकर, मुंबई को लेकर ये दावा किया जाता है, और दावा क्या किया जाता है, अभी जो नतीजे आए उसमें भी देखने को मिला कि वहां पर उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और बीएमसी की अगर बात करें तो वहां पर भी उद्धव का ही अभी तक दबदबा है। तो ऐसे में उद्धव भी चाहते हैं कि बीएमसी उनके पास ही रहे और बीजेपी चाहती है कि बीएमसी उसके पास आ जाए। तो इसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में यहां पर फंस गई है कि वो शिंदे को सीएम बनाए या ना बनाए। नहीं बनाती है तो भी मुश्किल है, और बनाती है तो भी मुश्किल है। जी बिल्कुल, और शिंदे भी इस वक्त जो है बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है, एकनाथ हैं तो सुरक्षित है का नारा देने के लिए, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक बड़ी जो लाइन खींचती हुई नजर आ सकती है। बहुत मतलब कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है, और कहा यह जा सकता है कि शायद शिंदे आगे चलकर कुछ बड़ा कर दे। लेकिन शिंदे जो है वो अभी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन अगर वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी हमेशा से अपना ही सीएम बनाने को लेकर अड़ती रही है, और इस वक्त बीजेपी नेता एक हैं सुधीर मुंगटीनवार, उन्होंने कहा है कि सीएम का फैसला दिल्ली में बैठा हुआ केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। थोड़ा सा समय लगता है फैसला लेने में, क्योंकि सीएम का फैसला है, नाम तय कर लिया जाएगा, बहुत जल्द ही बता भी दिया जाएगा। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि विधायकों की इच्छा है कि सीएम जो है वो शिंदे को ही दोबारा से बनाया जाए, तो उन्होंने इस पर कहा कि इस तरह के फॉर्मूले हमारी चर्चा में नहीं है, हमें इस तरीके के इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना ही हमें इस बारे में कुछ बताया गया, और चर्चा तो होती रहती है। मतलब बीजेपी नेता की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया, तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो गुट हैं, शिंदे गुट और बीजेपी, दोनों के बीच में जो है बहुत बड़ी तलवार खींचती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें तो इस पर प्रियंका चतुर्वेदी जो है शिवसेना यूबीटी नेता, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। अगर बीजेपी में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है? 132 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के बहुत पास में है, तो ये जो खींचतान चल रही है, सच्चाई ये है कि कोई निर्णय ये लोग बगैर खींचतान के लेते नहीं है। ये पावर हंग्री इतने हैं कि आज इतने दिन इतना भारी बहुमत मिला है, और अब तक महाराष्ट्र को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा। ये तो जनादेश का निरादर करना है। आज फ्रंट पेज स्टोरी है कि महाराष्ट्र की एक और रिफाइनरी गुजरात की तरफ जा रही है और आंध्र प्रदेश की तरफ दूसरी जा रही है। ये मेरे महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। हमारे जो रोजगार के माध्यम बनने चाहिए थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हर दूसरे राज्य प्रगति करें, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्टेट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपनी पावर सेटिंग में लगे हुए हैं। इतने दिन हो गए हैं जनादेश आए हुए और सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस पे नाम स्टैंप हो चुका है तो जल्दी से डिक्लेयर करिए क्यों महाराष्ट्र की जनता को जो किए हुए वादे हैं उससे वंचित रख रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं, और जो महाराष्ट्र की स्टेयरिंग क्राइसिस है उसको दरकिनार कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, और महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स, 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है, और 19 ऐसे हैं जहां पे जो वोट किए गए हैं उससे ज्यादा गिनती की गई है।
तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है, इलेक्शन कमीशन को हैज टू इज लाइक द सीजर्स वाइफ हु शुड बी अबव सस्पेंशन, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात है जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टैम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने ये साफ कर दिया कि अगर सहमति बन गई है महायुति में तो फडणवीस के नाम पर, तो फिर सीएम बनने में देरी किस बात की हो रही है। इस तरीके का बयान जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया है। तो इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि जो बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी एक योजना लागू की थी चुनाव से पहले, लाड़की बहना योजना, जिसका कहीं ना कहीं इस चुनाव में फायदा उठाना पड़ा है, उसको उठाने को मिला है। उनके वोट शेयर जो वो बढ़ गया है, 230 से ज्यादा उनके खाते में सीटें आई हैं। तो इस पर बीजेपी जो है पलटी मारती हुई नजर आ रही है। अंशिका, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि पहले से ही बीजेपी को ये पता था कि जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक सरकारी खजाने पर 33,300 करोड़ का वित्तीय लाभ डालेगी। लेकिन चुनाव से बीजेपी को अंदाजा था, लेकिन अब चुनाव के बाद से, मतलब जब से नतीजे आए उसके बाद से वो इसे बोझ का नाम दे रही है और कोशिश कर रही है कि पैसे ना देना पड़े। इसलिए वोटर लिस्ट से ये खबर आ रही है अंदरूनी सूत्रों से कि वोटर लिस्ट से नाम तक हटाए जा रहे हैं महिलाओं के, जिससे उसे ये पैसा ना देना पड़े। यानी बीजेपी ने जिस योजना के सहारे से सत्ता हासिल की, जिस योजना को पूरे चुनाव के दौरान भुनाया, और ये कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है, गेम चेंजर साबित हुई है वो योजना, और अब बीजेपी अपने वादे से पलटी मारती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। आचल जी बिल्कुल, बीजेपी ने जिस तरीके से इस योजना का लाभ उठाया था, क्योंकि जो महिलाओं के लिए खासकर ये योजना लागू की गई थी, इसके थ्रू महिलाओं को पैसे दिए जा रहे थे, रिझाने की कोशिश की गई थी, और देखा जाए तो इस चुनाव में उसको इसका फायदा भी हुआ। और अब जब चुनाव जीत गई है, चुनावी माहौल जो है ठंडा पड़ गया है, बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, सीएम भी उनका होने वाला है, महाराष्ट्र की सत्ता भी उनके हाथ में आ रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पलटी मारती हुई दिखाई दे रही है। अपने ही वादों से बीजेपी पलटती नजर आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता आपका और हमारे तमाम दर्शकों